नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे ब्रेस्ट का लंप या ब्रेस्ट में कोई भी स्वेलिंग या ब्रेस्ट की गठान, ये टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कई सारी फीमेल्स आती हैं हमारे पास जिनमें कोई स्वेलिंग रहती है, लंप रहती है, और इस कंडीशन का उन्हें सबसे ज़्यादा डर इस वजह से रहता है कि उन्हें कैंसर का भय रहता है। जबकि असल बात यह है कि ब्रेस्ट लंप एक बहुत कॉमन कंडीशन है और करीब 85% जो लंप रहते हैं वो बेनाइन होते हैं या फिर नॉन कैंसरस होते हैं। ब्रेस्ट लम्प से बहुत ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है। यदि आपको थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ा आप लोकल डॉक्टर से आप कंसल्ट करें तो आप आसानी से अपनी टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। पेशेंट्स हमारे पास लंप का सर्जरी कराने इसलिए आते हैं कि हम लोग जो सर्जिकली रिमूव करते हैं उसमें कम से कम स्कार रहता है और फास्ट रिकवरी रहता है। जो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट लंप होता है वो फाइब्रोएडिनोमा होता है। आमतौर पर 15 साल से लेकर 35 साल के बीच में एज में ये होता है और इसे हम लोग बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आमतौर पर इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। यदि हम लोग क्लिनिकली उसको प्रॉपर एग्जामिन करें तो हम श्योर शॉट कन्फर्म हो जाते हैं कि ये फाइब्रोएडिनोमा है, और फिर जो वो लंप जो निकलता है उसे हम लोग बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं। जो ट्रेडिशनली या टिपिकली सर्जन जो रहते हैं वो इस तरह से उसको निकालते हैं कि जिस जगह लंप रहता है उसी जगह डायरेक्टली इंसिजन लगाते हैं। मगर हम लोग जो कोशिश करते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिवली स्कार ना रहे या कम से कम रहे, तो हम इसके लिए पेरी एरियोलर इंसिजन लगाते हैं। पेरी एरियोलर मतलब कि जो एरियोला होता है उसकी पेरीफेरी पे उस जगह लगाते हैं। और यदि कई बार नीचे रहता है, लोअर पार्ट में रहता है, तो इंफ्रा मेमोरी मतलब कि जो नीचे क्रीज रहती है ब्रेस्ट के नीचे, उसमें इंसिजन लगाए ताकि वो आसानी से हिडन रहे। साथ ही जो रिपेयर किया जाता है उसे इस तरह से किया जाता है, इतने बारीक धागों से किया जाता है कि पोस्ट ऑपरेटिवली स्कार कम से कम रहे, और उसके बाद प्रॉपर अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर रखें, स्कार की केयर रखें, तो लगभग वो हिडन रहता है या फिर इनविजिबल स्कार होता है। अब यदि कोई भी फीमेल के ब्रेस्ट में लंप है तो वो क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या कारणों से वो हो सकता है, तो मोस्ट कॉमनली होता है वो फाइब्रोएडिनोमा होता है। इसके अलावा फाइब्रोएडिनोसिस हो सकता है, कई बार कोई ब्रेस्ट सिस्ट हो सकती है, या फिर ब्रेस्ट एब्सिस जो कि लंप की तरह प्रेजेंट कर सकता है स्पेशली लैक्टेटिंग फीमेल में, या फिर रेयरली जिसका सबसे ज़्यादा डर रहता है ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो अगर हम फाइब्रोएडिनोमा को देखें तो फाइब्रोएडिनोमा मोस्टली 18 साल से 35 साल की यंग फीमेल्स में होता है, और ये एक वेल डिफाइंड लंप रहता है, मतलब कि उसकी मार्जिन बिल्कुल अच्छी तरह से बनी हुई रहती हैं, और इसे माउस भी कहा जाता है, मतलब कि वो इधर से उधर पूरी दूर रोटेट करता है, उसको पकड़ना कठिन रहता है क्योंकि उसका कैप्सूल अच्छा रहता है, हार्ड कैप्सूल रहता है और वेल डिफाइंड मार्जिन रहता है, और ये पेनलेस रहता है, इसमें कोई पेन नहीं रहता है। आमतौर पर यदि छोटे फाइब्रोएडिनोमा डिटेक्ट होते हैं तो उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है। यदि साइज बड़ा है, उसकी वजह से कोई पेन हो रहा है, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो रहा है, या फिर मोर इम्पोर्टेंटली पेशेंट को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का कारण है, उनको उसकी वजह से डर है, तब हम उसमें कोई ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट में भी यदि बड़ा है तो हम लोग पहले उसको एफएनएसी करके कंफर्म कर लेते हैं, और यदि छोटा है तो उसको निकालते हैं और फिर बायोप्सी के लिए भेजते हैं। कोई भी लंप हम निकालते हैं उसको बायोप्सी के लिए भेजना जरूरी रहता है ताकि रेयरली भी कोई संभावना कैंसर की हो तो रूल आउट हो सके। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है लंप होने की वो होता है फाइब्रोएडिनोसिस। फाइब्रोएडिनोसिस मींस डेंस मास रहता है, इरेगुलर मास रहता है इसमें, मतलब जैसा फाइब्रोएडिनोमा वेल डिफाइंड रहता है ऐसा नहीं रहता है। इसमें एक लंबा सा इल डिफाइंड मास रहता है, वेग सा, जो कभी फील होता है कभी नहीं फील होता है, और इसमें साइक्लिकल पेन भी होता है। साइक्लिकल पेन मीन्स महीने के कुछ दिनों में पेन होता है, और जब मेंसेस होते हैं, पीरियड आते हैं, उसके बाद वो पेन कम हो जाता है। उसी हिसाब से उसका साइज भी कम और ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह के इसमें भी उसको एक्सीजन करने का जरूरत नहीं रहता है। मोस्टली मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं, मोस्ट कॉमनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है जिसके द्वारा वो सबसाइड हो जाता है। इसके अलावा कई बार ट्रॉमा होने की वजह से हिमेटोमा बनता है, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, वो भी लंप की तरह फील हो सकता है। उसको अगर ज़्यादा जोर से कंप्रेशन हुआ हो, कोई ट्रॉमा हुआ, तो ये हो सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट एब्सिस हो सकता है। ब्रेस्ट एब्सिस मोस्टली लैक्टेटिंग फीमेल्स में होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, उसमें मिल्क अगर प्रॉपर्ली नहीं निकलता है तो अंदर मिल्क रह जाता है और उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, और वो काफ़ी पेनफुल होता है अगर इन्फेक्शन कारण की वजह से हो रहा है। तो इस तरह के केसेस में ब्रेस्ट को एक्सप्रेस करना रहता है। अगर एब्सिस बन गया तो उसे ड्रेन करने का जरूरत रहता है। रेयरली कोई सिस्ट हो सकती है, वाटर फिल्ड या फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है, जिसमें हम लोग को आमतौर पे कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है। रेयरली उसे ड्रेन करने का जरूरत रहता है, और वो बेनाइन ही होती है। जो लास्ट हम लोग जिसकी वजह से कंसर्न रहता है पेशेंट को, वो होता है ब्रेस्ट कैंसर। तो कुछ वार्निंग साइन रहते हैं कि हमें कब ये समझना चाहिए कि इसमें कुछ टेंशन अधिक लेने की ज़रूरत है। यदि वैसी कंडीशन या वैसे सिम्टम है तो हमें उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और फास्ट इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होती है। तो वो वार्निंग साइन क्या होते हैं? तो यदि कोई भी लंप जो कि 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है या फिर अधिक समय से है तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत रहती है। स्पेशली पेनलेस लंप जो होते हैं उस कैंसर के होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
यदि कोई ब्लडी डिस्चार्ज है निप्पल के थ्रू, इसको प्रेस करने पर ब्लड निकल रहा है निप्पल को, तो आपको थोड़ा उसमें संशय होना चाहिए। इसके अलावा अगर ऊपर की स्किन, ब्रेस्ट की स्किन पील ऑफ हो रही है, ऑरेंज पील्ड स्किन हो रही है, तो वो कैंसर हो सकता है। या फिर आर्मपिट में या एक्जिला में कोई लंप हो जो कि लिम्फ नोड हो सकता है, तो उस केस में आपको थोड़ा जागरूक होने का आवश्यकता है। साथ ही यदि आपका लंप पहले से है लेकिन उसमें अचानक से कोई शेप में या साइज में चेंज हुआ, अचानक से बड़ा हो गया है, तो आपको उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का ज़रूरत है। प्रत्येक महिला को या लड़की को रेगुलरली अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना चाहिए और उसे करना आना चाहिए कि किस तरह से उसे एग्जामिन करना होता है, ताकि उनके मन का शंका दूर हो सके और यदि कोई लंप है या स्वेलिंग है तो उसका जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके। सो ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करने का एक तरीका रहता है जो हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। आपको मिरर के सामने खड़े होना है और सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन करना है, मतलब देखना है ब्रेस्ट का साइज, शेप, अनइवननेस तो नहीं है, निप्पल का शेप प्रॉपर है या नहीं, उसको जस्ट आंखों से देखना है। उसके बाद फिर आप उसको फील करना है प्रॉपर फ्लैट हैंड से, अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों साइड में फील करना है, एक्जिला के अंडर फील करना है और रिब केस तक फील करना है। उसके बाद सेम प्रोसीजर आपको हाथ ऊंचा करके भी करना है, जिसमें आपको कोई भी लंप या मास के लिए फील करना है। उसके बाद जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है या जो पाल्पेट किया है, सिमिलर प्रोसीजर आपको बैठ के और लेट कर भी करना है। सो ये पूरा प्रोसीजर करने में यदि आपको किसी तरह का लंप का फील होता है या कोई शक होता है तो आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब यदि कोई भी लंप आपको है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या की जाती है वो आपको समझना है। तो इसमें कुछ होती है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि सोनोग्राफी और मेमोग्राफी आती है। सोनोग्राफी आमतौर पर 40 साल से कम एज की महिलाओं में की जाती है, क्योंकि उनमें ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा रहता है, ब्रेस्ट ज़्यादा डेंस रहता है, तो सोनोग्राफी से पता चलता है कि लंप का एक्सटेंट क्या है, उसका कंटेंट क्या है। यदि एज अधिक है, 40 से ज़्यादा है, तो फैट का अमाउंट बढ़ता है और ग्रैंड का कम होता है, मतलब लेस डेंस ब्रेस्ट होता है, उसकी डेंसिटी कम होने लगती है, तो उस कंडीशन में मेमोग्राफी की जाती है। इसके अलावा कई बार टिश्यू डायग्नोसिस का ज़रूरत रहता है साथ में, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस के साथ साथ। तो हम लोग इसमें मोस्ट कॉमनली एफएनएसी करते हैं। एफएनएसी मीन्स एक पतली सी निडल डाली जाती है लंप में और उसके थ्रू थोड़ा सा मटेरियल निकालते हैं और उसको फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, जिससे कि हमें कंफर्म हो सके कि वो जो टिश्यू है बेनाइन है, मेलिग्नेंट है या किस टाइप का है। ये इन्वेस्टिगेशन होते हैं और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट क्या करना है वो डिसाइड होता है। सपोज बेनाइन लंप है तो उसमें या तो हम उसे ऑब्जर्व करते हैं या मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं या सर्जिकली रिमूव करते हैं मिनिमल स्कारिंग के थ्रू। और यदि वो रेयरली यदि कैंसरस टिश्यू निकल आता है तो उसमें फिर हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की भी ज़रूरत रहती है, जो कि ऑन्को सर्जन के द्वारा की जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ब्रेस्ट के कैंसर भी होते हैं उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, लाइफ जो सर्वाइवल रेट है बहुत ज़्यादा है, यदि उनका अर्ली डायग्नोसिस हो सके और अर्ली ट्रीटमेंट हो सके। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्रत्येक महिला को करते रहना चाहिए, और यदि उन्हें जरा भी शक है तो अर्ली से अर्ली ट्रीटमेंट लेने के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए।